Welcome back everyone, this is Mayank and this is going to be the last lecture of SFM Fast Track Batch. स्टार्टअप फाइनेंस के कुछ दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं सर, और ये दो क्वेश्चन काफ़ी आसान है. पहले इन क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में सर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है. आइए सर, पहला क्वेश्चन है आपका ये स्टडी मटेरियल का, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का. थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट का आंसर भी थोड़ा सा अजीब था, तो एक हाथ करेक्शन आएगा इसमें. बाकी ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, पर इंपॉर्टेंस अगर नहीं है ऐसा आप सोचोगे तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम में आ सकता है. X is a small software company that is providing a niche data control and testing services. सॉफ्टवेयर कंपनी है, डेटा कंट्रोल कैसे करना, टेस्टिंग कैसे करना, ये सब सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है. उसके पास में 60 एम्प्लॉयज़ है अभी एज ऑफ नाउ. कितने? 60 एम्प्लॉयज़ है. और एंड सम स्टडी कॉन्ट्रैक्ट्स विच जनरेट्स एन EBITDA ऑफ 100 lakhs per year, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन. अ वेंचर कैपिटलिस्ट जो है convinces the managing director of the company to sell off the majority stake to him. एक वेंचर कैपिटलिस्ट है जिसका काम ही होता है कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना. वो मैनेजिंग डायरेक्टर को कन्विंस कर लेता है, मना लेता है कि इस कंपनी का मेजॉरिटी स्टॉक आप उसे बेच दे, जो कि उसने वैल्यू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 100% पर शेयर ओवर द बुक वैल्यू प्लस वन टाइम गुडविल पे ऑफ रुपीज़ 50 lakhs. तो जो भी बुक वैल्यू होगी एग्जैक्टली उतना ही आप और प्रीमियम ऐड करके दे रहे हो उसको, और इसके ऊपर 50 लाख रुपए वन टाइम गुडविल भी आप उसको दे रहे हो वन टाइम की. यूजिंग एन इनकम बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच. ये इनकम बेस्ड क्या होता है सर? अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड, और कुछ नहीं है. दस द टोटल कंसिडरेशन कम्स आउट टू 250 lakhs. तो ये आता है 250 lakhs. अब आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके ये समझ में आ जाएगा कि ये होगा 200 lakhs और x की वैल्यू होगी 100. यानी बुक वैल्यू कितनी है? 100 lakhs. तो 100% प्रीमियम उस पर हो गया और 100 यानी 200, और 50 लाख एक्स्ट्रा हो गया 250 lakhs. नेक्स्ट, द वेंचर कैपिटलिस्ट रोप्स अ बैंकर टू पंप इन 200 lakhs फॉर द एक्विजिशन कम एक्सपांशन. वेंचर कैपिटल के पास में भी कोई 250 lakhs रुपए थे नहीं, उसने एक बैंकर से मदद ली और बैंकर को कन्विंस किया कि भैया 200 लाख का आप लोन दे दो मुझे. एक्विजिशन कम एक्सपांशन प्लान है ये, कि हम इसको एक्वायर करके एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसलिए 200 लाख की ज़रूरत है. एज वेल एज टू डू द ब्रांड मार्केटिंग, देयर बाय मेकिंग द कंपनी अ विजिबल प्लेयर इन द मार्केट. द गैप ऑफ 50 lakh इज हिज कंट्रीब्यूशन एज प्रोमोटर्स इक्विटी टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिंपल सी बात है, ये 250 लाख रुपए में कंपनी अगर खरीदनी है तो 200 लाख रुपए का आप लोन लोगे और 50 लाख रुपए आप अपना पर्सनल डालोगे कैपिटल, इक्विटी शेयर. ठीक है. सिंस द कोर ऑपरेशन टीम इज नॉट डिसमेंटल. आप समझना कि ये जो 60 एम्प्लॉयज़ है ये बिजनेस को चलाते थे. देखो, सॉफ्टवेयर कंपनी में IT प्रोफेशनल ही तो एक असेट होता है, और वो निकाले नहीं गए हैं, क्योंकि अगर आप ये 60 एम्प्लॉयज़ निकाल दोगे तो फिर तो IT कंपनी की आधे से ज़्यादा वैल्यू गिर जाएगी. तो डिसमेंटल नहीं किए गए, यानी कि कंपनी की जो वैल्यू, ऑपरेशन स्ट्रक्चर और जो आगे की कमाई है वो वैसे की वैसी रहेगी. इनफैक्ट द कंपनी ईजिली अचीव्स अ 20% एवरेज ग्रोथ इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years. अगर 20% एवरेज ग्रोथ है, अभी का EBITDA कितना है? 100 lakhs. तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 1.20 to the power 3. सिंपल. तो ये आ जाता है 172.8 lakhs. ठीक है, आगे देखना. एट द एंड ऑफ द 3rd year, द वेंचर कैपिटलिस्ट पुट्स द कंपनी ऑन द सेल ब्लॉक. अब तीसरे साल के अंदर में वेंचर कैपिटलिस्ट को बिजनेस से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है. अच्छा बिजनेस देखो, बढ़िया चलाओ, 2-3 साल तक अच्छे लेवल पे लेके जाओ, बेच दो. तो ये वही किया. एंड इज एबल टू गार्नर इंटरेस्ट ऑफ अ लीडिंग MNC इन द सेम. उसने इस कंपनी को बेचने के लिए निकाल दिया और एक लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया इस कंपनी को 3 साल बाद खरीदने के लिए, वेंचर कैपिटलिस्ट. तो मैनेजिंग डायरेक्टर से वेंचर कैपिटलिस्ट ने खरीदा, अब वेंचर कैपिटलिस्ट किसी MNC को बेचने जा रहा है 3 साल बाद में. अज्यूम इफ द एग्जिट मल्टीपल दैट द वेंचर कैपिटलिस्ट लुक्स इज एट 7 times द EBITDA, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस. ठीक है, ये है EBITDA का 7 गुना प्राइस रहेगी. अब आपको निकालना क्या है सर? इंटरेस्ट रेट है 8% का, 8 नहीं है, इसको कर दो 18%, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक. प्रिंसिपल इज रीपेड इन 6 years लीनियरली. लीनियरली मतलब इक्वली, धीरे धीरे कम होता जाएगा. यानी अगर 200 लाख का लोन है, 6 साल में डिवाइड करोगे तो 33.33 lakhs हर साल कम होता जाएगा.
और हम तो 3 साल बाद ही बेच रहे हैं, तो नोटिस करना 6 साल में 200 का लोन तो 3 साल में 100 का लोन, 3 साल के एंड में आप 100 लाख पे कर चुके होंगे 33.33 करके 3 साल तक, और 100 लाख अभी भी डेट बाकी है आपके लोन का। इसके बाद में टैक्स रेट है 30%। कैलकुलेट द एंटिटी वैल्यू ऑफ द कंपनी। सिंपल सी बात है, पहले तो ले लेते हैं सर ये इबिट्टा 172.80, उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ध्यान देना अब क्या होगा, क्योंकि आप लीनियरली पेमेंट कर रहे हो। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ बस कैलकुलेशन में करेक्शन है। पहले साल का जो ओपनिंग था वो था यहाँ पे 200, उसमें से 33.33 माइनस करोगे तो आएगा 166.67, फिर आएगा 133.34 और फिर आएगा 100। ठीक है, ये बैलेंस है। और इंटरेस्ट जो दिया जाता है साल भर आपने कितना पैसा इस्तेमाल करा उस पे दिया जाता है, ना कि क्लोजिंग पे। बस यही एक गलती हुई है आंसर निकालने में। तो देखना 200 पे 18% लगाओगे तो यहाँ 36 लाख का इंटरेस्ट आएगा, यहाँ 30 लाख का आएगा, यहाँ 24 लाख का आएगा। ठीक है, अपन को तीसरे साल से मतलब है कि 24 लाख का इंटरेस्ट लेना है। अब तीसरे साल में इन्होंने देखो क्या गड़बड़ करी है, इंटरेस्ट जब निकाला ना तो 0 पॉइंट पे ही 36 लाख का ले लिया, जबकि ये एक एक आगे सरकना चाहिए था, तो ये 18 नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ। सबसे पहले तो इबिट्टा लेता हूँ 172.80, 172.80 होना चाहिए ना, 20% एवरेज ग्रोथ 172.80। देखो यहाँ पे ये भी करेक्शन आएगा 172.80, उसमें से 24 का माइनस होगा, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। इसके बाद 148.80 हमारा क्या रहेगा, EBITDA, टैक्स माइनस करोगे उसमें से वो आएगा 44.64, टैक्स माइनस करने के बाद की फिगर है 104.16। ठीक है, उसको 7 गुना मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया EBITDA, उसको 7 गुना से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया सर आपका वैल्यू 729.12। पर ध्यान देना ये है वैल्यू इक्विटी और डेट दोनों की, क्योंकि अभी भी लोन का 100 लाख बाकी है जो रीपे करना है। अगर आप ये 100 लाख अलग निकाल लेते हो तो इक्विटी जो बेची जानी है वो है 629.12। तो MNC ने इतना पे करना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी इक्विटी है। उसके बाद इस कंपनी में 100 का और लोन रहेगा, तो MNC को एक्चुअल में देखा जाए तो इक्विटी के लिए 629.12 पे करना है और लोन के लिए 100 पे करना है। कहानी ख़त्म। ये देखो यहाँ पे 100 माइनस हुआ, इक्विटी के लिए पे किया, डेट प्रिंसिपल अज्यूम टू बी रीपेबल इन लीनियरली इन 6 ईयर्स। ये ऐसा है, तो ये आंसर थोड़ा करेक्ट है। बाकी आपको कोई लेन देन नहीं, इतना सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है जो इन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल किया है। इंस्टीट्यूट का आंसर है, इन्होंने हाइपोथेटिकल बताया है। मैं इस आंसर को थोड़ा सा बदल दूंगा आखिरी में, मतलब नेक्स्ट एडिशन में। कहानी ख़त्म। ये वाला क्वेश्चन देखो अब, काफ़ी इंटरेस्टिंग। TMC एक वेंचर कैपिटल फाइनेंसर है। इसका भी काम क्या होता है कि कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना। उसके पास में एक प्रपोजल आया है फॉर फाइनेंसिंग कि भैया हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, और उस इन्वेस्टमेंट की जो कीमत है वो है 45 करोड़। अब देखना कहानी क्या बोलती है। आज अगर आप 45 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो 6 साल बाद में अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो 600 करोड़ मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो 1 2 3 4 5 6, आज आप 45 जाएंगे और सीधा 600 मिलेंगे 6 साल बाद, वो भी अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो। 2 ही चीज़ें होगी, या तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या तो फेल होगा। तो प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ पे काम आएगी। ठीक है सर, सक्सेसफुल होने की और फेल होने की। अच्छा, हाउएवर इट मे बी पॉसिबल दैट द प्रोजेक्ट में फेल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 6 ईयर्स, यानी कि 6 सालों में कभी भी प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है देखो, फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर प्रोजेक्ट फेल होता है तो, ईयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर एंड सो ऑन। अब ध्यान देना, पहले साल में ही प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा उसके चांसेस 28% है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पहले साल प्रोजेक्ट सर्वाइव कर जाएगा, उसके चांसेस 72% है। 2 ही तो चांसेस है, या तो सक्सेसफुल होगा या तो फेल होगा। सर्वाइव कर जाएगा यानी कि सक्सेसफुल होगा, उसके चांसेस कितने, 72%, जो बैलेंस बचा है।
अब थोड़ा ध्यान देना, दूसरे साल में प्रोजेक्ट फेल होगा इसके चांसेस 25% है। इसका मतलब ये होता है कि पहले साल में प्रोजेक्ट सरवाइव कर गया, तभी दूसरे साल में फेल होने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि दूसरे साल तक प्रोजेक्ट को पहले पहुंचना पड़ेगा, तब तो जाके वो फेल होगा। और अगर दूसरे साल में फेल हो रहा है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि पहले साल में फेल नहीं हुआ, सक्सेसफुल हुआ था। तो दूसरे साल में भी सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने? 75, ये 78, ये 82, ये 82 और ये 90%। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ आपसे, 6 साल आप जिंदा रहोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली? क्या आप 6 साल जिंदा रह सकते हो? हाँ। लेकिन क्या आप हर साल 6 साल मर सकते हो? नहीं। इंसान एक ही बार मरता है, लेकिन 6 साल में हर साल जी सकता है। समझ रहे हो? प्रोजेक्ट भी हर साल फेल नहीं हो सकता, एक ही बार फेल होगा, पर सरवाइव वो हर साल कर सकता है। आई बात समझ में? तो आपको एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोजेक्ट 6 साल सरवाइव कर जाएगा, इसके चांसेस कितने हैं। इसको कहते हैं सर जॉइंट प्रोबेबिलिटी। पहले साल सरवाइव करेगा उसके 72% चांसेस है, दूसरे साल सरवाइव करेगा उसके 75% चांसेस है। लेकिन ये जो 75 है, ये सिर्फ दूसरे साल में सरवाइव करने के चांसेस है। तो आपको निकालना होगा कि दोनों साल सरवाइव करे, इसके चांसेस कितने? ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय ये प्रोबेबिलिटी। सारी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक आंसर आ जाएगा कि 6 साल प्रोजेक्ट सरवाइव किया, इसके चांसेस कितने हैं। चलो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। 0.72 इंटू 0.75 इंटू 0.78, 0.82 इंटू 0.82 इंटू 0.90, सो 2.255, यानी कि आप बोलो 0.255। 25.5% प्रोबेबिलिटी है कि 6 साल प्रोजेक्ट सरवाइव कर जाएगा। अब आप यही बोलोगे कि फेल्यूर की भी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अगर आप फेल्यूर के सारी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आएगा? 6 साल प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये हर साल प्रोजेक्ट फेल नहीं हो सकता, किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्ट फेल होगा और कहानी खत्म। हाँ, आप ये निकाल सकते हो कि प्रोजेक्ट तीसरे साल में फेल होगा, इसके चांसेस कितने? 22%। इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि पहले 2 साल प्रोजेक्ट सरवाइव कर गया है। मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ यही चीज़। 6 साल इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन हर साल मर नहीं सकता। फिर से, हर साल इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन हर साल मर नहीं सकता। तो फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी हर साल के निकालने की कोई मतलब नहीं है। 6 साल प्रोजेक्ट सर्वाइव करेगा, इसके चांसेस है सिर्फ 25.5%, यानी कि आपको 600 करोड़ मिलेंगे, इसके भी चांसेस सिर्फ 25.50%, क्योंकि उसके एक भी साल पहले प्रोजेक्ट फेल हो गया, 5वें साल में आके या 6वें साल में भी आके अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 6 साल प्रोजेक्ट ने सर्वाइव करना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर दूसरे साल में फेल हो रहा है, इसका मतलब पहले साल सर्वाइव कर गया है। आगे, टीएमसी इज कंसिडरिंग एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। बीटा जो है इस प्रोजेक्ट का 7 है। आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन देखा है 7 बीटा का? क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो बीटा भी बहुत ज़्यादा होता है। आप सोचो ना, 45 करोड़ आज डालो और 6 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके पहले तक धक धक होती रहेगी आपकी 6th ईयर तक कि प्रोजेक्ट कहीं फेल ना हो जाए। अच्छा, द मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है, इससे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी डिस्काउंट करने के लिए, वो है 6 + 7 × 2, 8 - 6 कितना हुआ? प्रीमियम। 8% मार्केट रिटर्न, 6% रिस्क फ्री प्रीमियम, रिस्क फ्री रेट, तो 2% का हो गया हमारा प्रीमियम। 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 × 2 + 6, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आती है 20%। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेंचर कैपिटल प्रोजेक्ट एंड एडवाइज द टीएमसी। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। 45 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 6 साल के पहले तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो 6 साल के एंड में या तो आपको 600 मिलेंगे या तो आपको 0 मिलेंगे। क्लियर? प्रोजेक्ट या तो सक्सेसफुल होगा या तो फेल होगा। सक्सेसफुल होगा तो 600 करोड़ मिलेंगे, फेल होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और तो फेल होने का कुछ निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 मिल रहा है और इसके चांसेस सिर्फ 25.50% है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे
तो वो आता है 153। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना आ रहा है? आपने कॉल ऑप्शन देखा? कॉल ऑप्शन डेरिवेटिव्स में याद है, या तो आप एक्सरसाइज करोगे या तो नहीं करोगे। एक्सरसाइज करोगे तो पे ऑफ मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाइनोमियल मॉडल में हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, एग्जैक्टली वैसा ही है। अब ये 153 आ गया, 153 को 6 साल से डिस्काउंटिंग करो। अब 6 साल से डिस्काउंटिंग करके यहाँ लेके आओ, तो वो 20% से होगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.20, 2 3 4 5 6, 6 साल से डिस्काउंटिंग करूँगा तो आंसर है 0.33, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 51.255। यानी आप नोटिस करना, प्रेजेंट वैल्यू इस प्रोजेक्ट की अभी भी पॉजिटिव आ रही है। 45 का इन्वेस्टमेंट है, आज की आउटफ्लो और आज की इनफ्लो निकालनी है, तो 51.255 प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड। डिफरेंस कितना आ रहा है देख लो, 51.255 माइनस 45, तो आपका एनपीवी आता है 6.255। बहुत सिंपल सी भाषा में ये देखो 6.255। तो आपको इतना तामझाम जो इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है उतना करने की ज़रूरत नहीं है सर। 3 चीज़ें निकालनी है सिर्फ, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये भी इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी 6 साल के पहले कुछ नहीं मिल रहा, तो 6 साल के पहले की प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल के कोई सेंस नहीं बनता। सिंपल एक ही चीज़ निकाल सकते हो कि हर साल प्रोजेक्ट सर्वाइव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली, और उसके बाद सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाओ इस तरह का, NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो क्या होगा सर, सिंपल सी बात है, 600 करोड़ इंटू 25.5% इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 20% से 6th ईयर का माइनस 45, तो वो आएगा कुछ 153.255। कितना आ रहा था वो, 153.335। वन 53.335 माइनस 45, 51. चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे ना, उतना ज़्यादा सामने वाले को भी समझ में आएगा और जल्दी मार्क्स मिलेंगे। आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा अगर हम कंटेंट लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं सर। आप उसको जितना टाइम लगाओगे, उसके लिए ना पेपर चेक करना है सामने वाले को, आप थोड़ा सा ध्यान दो, पेपर चेक करना है, और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि टाइम वेस्ट करने में, क्योंकि आप जितना टाइम उसका खाओगे उतना उसका एक पेपर और कम चेक होगा, उसको कम पैसे मिलेंगे। पेपर चेक करने के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे क्वांटिटी के हिसाब से। तो आप सिंपल सी भाषा में कंप्लीट आंसर लिखो, और हर बार कोशिश ज़रूर करना कि फाइनल आंसर को इस तरह से एटलीस्ट हाईलाइट कर दो, एक बॉक्स डाल दो। सबसे बढ़िया चीज़ होती है एक बॉक्स डाल देना। हर जगह देखो, मैंने भी कंपाइलर में मेन आंसर को हाईलाइट किया है, क्योंकि क्या हुआ मैं बताता हूँ क्यों। और ये मैंने आपके लिए तो किया ही, मैंने खुद के लिए भी किया, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच में आपने नोटिस करा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं सिर्फ फाइनल आंसर चेक करता था, गोल करता था और आपको बताता था देखो मैच कर रहा है। फिर पहले की स्टेप देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर फाइनल आंसर आपका बिना देखे बिना जो आया और वो जो वहाँ पे दिया है अगर मैच कर रहा है, तो पहले की स्टेप्स कुछ भी दी हो, आपका अप्रोच वगैरह सब कुछ ठीक था। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या हो गया सर, हाईलाइट करो मेन आंसर को। दूसरा, सबसे पहले एग्जाम में सॉल्व करो इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस, या फिर आप बोलो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्योंकि आपको
इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में एक लिंक बैठेगी, सबसे पहली बात तो। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो तीसरा, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ने से सोचो क्या होता है, नर्वसनेस कम हो जाएगी, तो जो डर है वो खत्म हो जाएगा। और एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में नर्वसनेस और डर का कम होना ज़रूरी होता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में अगर आप पैनिक कर गए तो जितना आता है वो भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डर नहीं होना चाहिए मन में। आप ज़रा सा सोचो कि आपने पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले लिया और वो आप नहीं कर पाए, तो अब आपको टेंशन हो जाएगी कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, 60 मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, 40 आएंगे नहीं आएंगे, और इसकी वजह से पैनिक होकर आप आगे के क्वेश्चंस में गलतियां करोगे, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं जिसको, प्लस की जगह माइनस ले लेना या फिर 255 की जगह 225 ले लेना, तो ये सारी गलतियाँ होगी। इसके लिए कॉन्फिडेंस, काम रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 3 चीज़ें ध्यान देना। पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी आपने, स्ट्रेस नहीं लेना आपने बिल्कुल भी, और आपने काम रहना है। ये बहुत ही अंडररेटेड फीचर्स है सर, जो लोग ध्यान नहीं देते। कोई काम रहता ही नहीं है, एकदम नर्वसनेस, भागेगा, ये वो सब रहेगा, एकदम कॉन्फिडेंस। एग्ज़ाम में आप ऐसे जाओ कि कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बड़ा दिन नहीं है, आप उसको नॉर्मल रोज़ की तरह जो दिन होता है उस तरह से लेके चलो, क्योंकि रोज़ आप पैनिक नहीं होते, क्योंकि आज कुछ खास है नहीं। आप सोचो आप पैनिक कहाँ होते हैं, जब एग्जैक्टली कहीं अपीयर होना होता है सामने में, कि पहली बार मैं 1000 लोगों को एड्रेस करने वाला हूँ, तो आप थोड़ा नर्वस होते हो वहाँ पे। पहली बार किसी के सामने गाना गाना है तो नर्वस होते हो, तो एग्जैक्टली जैसे ही आपको लगता है कि ये दिन बड़ा है, आपका नर्वस होना शुरू हो जाता है। मत लो, काम रहो, जितना ज़्यादा काम रहोगे, रिलैक्स रहोगे, उतना ज़्यादा पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद में प्रिपरेशन की बात करता हूँ, ये तो एग्ज़ाम की बात होगी। 3 घंटे को तो आपको मैनेज करना है। मैंने आपको एक और चीज़ बताया कि एंड में रखना IFM के क्वेश्चन को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो भी होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन अगर छोटा आया ना, जैसे स्टार्टिंग के कुछ 2-3 क्वेश्चन थे GDR जैसे, तो वो आप पहले सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, इन सब के बाद में मैं आता हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको फाइनेंशियल पॉलिसी वाला चैप्टर, जिसमें 4 मार्क्स की थ्योरी कन्फर्म है। रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर, जिसमें 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल कन्फर्म है। सिक्योरिटाइजेशन 4 मार्क की थ्योरी कन्फर्म है। म्यूचुअल फंड्स 8 मार्क का प्रैक्टिकल कन्फर्म है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल कन्फर्म है। अब उसके बाद में ये स्टार्टअप फाइनेंस। ठीक है, ये 3 प्रैक्टिकल और 3 थ्योरी वाले चैप्टर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थ्योरी वाले कौन से चैप्टर है सर? पहला, उसके बाद 6th और उसके बाद 14। प्रैक्टिकल वाले कौन से चैप्टर है? 2nd, उसके बाद 7th और उसके बाद 12th। ये ऐसे चैप्टर है सर, इसमें मेहनत ज़्यादा नहीं लगती, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, और टोटल आप कितने मार्क्स कवर कर लोगे? 36 मार्क्स उसमें कवर हो जाएंगे आपके। ये 4 × 3 12 मार्क्स यहाँ पे कवर होते हैं, 8 × 3 24 मार्क्स यहाँ पे कवर होते हैं। टोटल 36 मार्क्स आपके कम से कम टाइम में कवर हो जाएंगे। यानी मैं बताऊँ क्या होता है, अगर पूरा सिलेबस पढ़ने में आपको 100% टाइम लग रहा है, तो 20% टाइम में ही आप 36 मार्क्स कवर कर सकते हो प्रिपरेशन में, और बाकी के 84 मार्क्स कवर करने के लिए आपको 80% टाइम देना पड़ेगा। 120 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं इस एंगल से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना कि कम समय में ये बहुत अच्छे चैप्टर है सर, जिसको आप मार्क्स बढ़ा सकते हो। जिसमें बहुत बच्चे यही करते हैं, मतलब जो इजी चैप्टर्स है, क्या लगता है डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पहले कर लेते हैं, बड़े चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कर लेते हैं, तो उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। वहाँ भी आप अटक जाते हो, और फिर उस चक्कर में जो चैप्टर करने चाहिए थे, स्ट्रांग हो सकते थे टाइम दे के, वो नहीं कर पाते आप, तो वहाँ भी मार्क्स गए, यहाँ भी मार्क्स गए, आपका सीधा मार्क्स डाउन होता है। हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा बाकी बच्चों से अलग हट के सोचो तो सही कि बाकी लोग ऐसे सिचुएशन में क्या कर रहे होंगे। सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, फॉरेक्स इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम दे देते। बहुत ज़्यादा मार्क्स इन्हीं चैप्टर पे है, लेकिन कब देना? पहले इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि एक कॉन्फिडेंस आ जाए। यहाँ पे भी मैंने वही अप्रोच बताई कि इजी चैप्टर्स पहले करो और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स बाद में करना। हाँ, टाइम का आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम टाइम पे आप बाकी के चैप्टर्स आपके छूट ही जाए। फॉरेक्स ही छूट गया पूरा। फॉरेक्स
कोई भी चैप्टर आप छोड़ने की अगर बात करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। जैसे मर्जर्स में बताता हूँ, मर्जर्स में भी 8 और 8 16 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में जितने कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे सर आपने ये इजी चैप्टर बता दिया कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, तो हम सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो करते ही नहीं। ऐसा नहीं है, अगर आपको ये नहीं आएगा तो वो भी नहीं आ सकता, तो वो भी 8 मार्क्स गए। लिंकिंग है तो स्किप करने का तो सवाल ही नहीं उठता, पहली चीज़। ठीक है, पहली बार जब भी आप चैप्टर्स को पढ़ोगे या अपने दोस्तों को सजेस्ट करोगे तो सजेस्ट करो इसी सीक्वेंस में पढ़ते जाए। हमने भी इसी सीक्वेंस में लिया और आपको लिंकिंग बैठी होगी कि आखिरी के चैप्टर्स कितने आसान हो गए थे हमारे, कॉर्पोरेट हो गया, मर्जर हो गया। बट यही चैप्टर जहां पहले लिए जाते हैं वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर, क्योंकि लिंकिंग नहीं बैठ पाती तब तक। यहाँ पे CAPM है, यह CAPM कहाँ से समझ आएगा आपको? क्या आप चाहते हो इस चैप्टर में मैं CAPM का कॉन्सेप्ट समझाऊं, जबकि वो एक्चुअल में पोर्टफोलियो का था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन भी सेम। अरे कुछ चैप्टर्स को हम आसान बनाए जा सकते हैं, एक बार थोड़ा सा स्मार्ट अगर हम खेले तो यहाँ तो मेहनत करनी थी, हमने करी। सिक्योरिटी वैल्यूएशन को आपने देखा होगा फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा कैलकुलेट करना, मैंने बहुत टाइम लिया है सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो को ख़त्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी बैच शुरू होती है ना, तो आपका मेरे साथ एक कनेक्शन बैठना ज़रूरी है। पहला, मेरे पढ़ाने का तरीका समझना ज़रूरी है। दूसरा, धीरे धीरे सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट भी बैठना ज़रूरी है। तो शुरुआत स्लो होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हो आप, और जो मज़ा आने लग जाता है हर चैप्टर के बाद में, उसका एक अलग ही लेवल होता है सर। तो ऐसा एक बहुत बढ़िया तरीका होता है ये चीज़ का। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो आपने देखा होगा फर्स्ट 7 चैप्टर्स तक हमने काफ़ी टाइम लिया, पर बाद में धीरे धीरे हमने स्पीड बढ़ाई, क्योंकि हम हर अगले चैप्टर को पिछले चैप्टर से लिंक कर पा रहे थे। फॉरेक्स में भी हमने फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस के कई क्वेश्चंस देखे, लेकिन एक जगह पे दिक्कत नहीं गई, क्योंकि डेरिवेटिव्स में वो कवर हो चुका था। आई बात समझ में? लिंकिंग प्रॉपर है, इसको छेड़ो मत। कहीं पे भी दोस्तों को भी सजेस्ट करो तो इसी एंगल से पढ़ने का सजेस्ट करो। डेरिवेटिव्स के बाद हालांकि IRRM करना है, उसके बाद वापस फॉरेक्स से लेके लाइन से। तो ये सब तरीके हैं सर। एक और चीज़ बता रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देख के कि गाड़ी कैसे चलाना है, कार कैसे चलाना है, उससे सीखा नहीं जा सकता। दूसरे दिन कार लेके बाहर नहीं निकल सकते, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो जितना भी चाहे वीडियो देख लो, किसी का भी किसी भी सब्जेक्ट पे देख लो, जब तक आप आपके हाथ से, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं और आप भी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हो, जब तक आपके हाथ में किताब नहीं आएगी, जब तक आपके हाथ में मान लो ये पेन नहीं आती सर, इसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट मत करो, इस चीज़ का नहीं आती हो, जब तक आप लिख लिख के थक नहीं जाते, तब तक आपकी प्रैक्टिस हुई नहीं और तब तक आपकी तैयारी हुई नहीं। इसलिए हर बार बोलता आया हूँ, अभी भी आखिरी में जाते जाते ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो बिना आंसर देखे, इज्जतदारी से। आंसर दिया हुआ है नीचे में, लेकिन ऑनेस्टी आपको अपने साथ रखनी है। बिना आंसर देखे जितना चाहे कितना काटा पीटा कूटी काटी सब कर लो, चलेगा। गलती हुई चलेगा, आप गलती को, मिस्टेक को एक्सेप्ट तो करना सीखो। कहाँ जा रहा है, किसको दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना। तो कॉन्फिडेंस गिरने की बात ही नहीं है सर। ये समझो कि गिर गिर के मैंने सीखना है, तो गिरो तो सही, पहले मिस्टेक्स करो, खुद प्रैक्टिस करो। जितना बार आपका हाथ और पेन और पेपर चलेगा ना हाथ से, उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होते जाओगे। सिर्फ वीडियोस देख के नहीं होता। वीडियोस में तो मैंने आपको सारे सही तरीके बताए। मेरे पास भी और किसी भी टीचर के पास इतना टाइम तो नहीं है कि पहले पूरा क्वेश्चन गलत सॉल्व करवाए और फिर बताए कि ये सही कैसे हो सकता है। तो दूसरी साइड क्या है, ये तो आपको तभी पता चलेगी जब आप आपके हाथ से पेन पेपर लेके सॉल्व करना शुरू करोगे। हर बच्चे का अलग अलग लेवल है, किसी को कोई क्वेश्चन आ जाएगा, किसी को नहीं आएगा। तो ये तो रियलिटी कोई टीचर नहीं बता सकता सर आपको, ये तो आपको खुद ही पता करनी पड़ेगी पेन और पेपर लेके कि कितना आपको आता है, नहीं आता है। और जहाँ पे नहीं आता है कोई बात नहीं, आंसर देखो, वीडियो देखो, सीखो, आगे बढ़ो। आंसर देखो, वीडियो देखो, सीखो, आगे बढ़ो। बस ये चीज़ आपको कम से कम 600 बार रिपीट करनी है, 600 क्वेश्चंस में, और फिर देखना जो मज़ा आता है। शुरुआत हमेशा डिफिकल्ट होती है सर, बट एंड आते आते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो। एंड ऑफ द डे एक फाइनल सजेशन, प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ बिफोर लुकिंग एट द आंसर। आंसर्स को आखिर में देखना, हर क्वेश्चन का आपकी हाथ से प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टे कनेक्टेड विद द टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल। कोई भी दिक्कत आती है आप support@conferenza.in पे मेल करो, मुझ तक आप आसानी से पहुंच सकते हो उसके थ्रू। सी यू सर।